हेलो एवरीवन, नमस्ते, स्वागत सभी का। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे 11th क्लास की हिंदी का जो 5वां चैप्टर है ज्योतिबा फुले। इसके हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, है ना। लेखिका है सुधा अरोड़ा और इसके हम कंप्लीट प्रश्न आंसर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसकी पीडीएफ भी मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। पहले हम कर लेते हैं कुछ प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, ज्योतिबा फुले का नाम समाज सुधारकों की सूची में शुमार क्यों नहीं किया गया? तर्क सहित उत्तर दीजिए। दोस्तों, सुधा अरोड़ा के लिखा गया ये लेसन है और कंप्लीट चैप्टर पढ़ने के बाद यहाँ पर हम प्रश्न उत्तरों का अभ्यास कर रहे हैं। तो पहला जो प्रश्न है कि क्या कारण था कि ज्योतिबा फुले का नाम उन 5 समाज सुधारकों की सूची में शामिल नहीं किया गया? तो यहाँ पर आपको उत्तर लिखना है कि ज्योतिबा फुले का नाम समाज सुधारकों की सूची में शुमार नहीं किया गया क्योंकि इस सूची को बनाने वाले जो 5 समाज सुधारकों की जो सूची तैयार करी थी, वो सूची तैयार करने वाले उच्च वर्गीय समाज का प्रतिनिधित्व करते थे, जिसका ज्योतिबा फुले विरोध करते थे। वे हमेशा समाज में व्याप्त आडंबरों और रूढ़ियों का विरोध करते थे। ज्योतिबा फुले ने हमेशा समाज में जो आडंबर थे, कुरीतियाँ थी, उनका विरोध किया था और वे समाज में ब्राह्मण समाज के वर्चस्व के विरोधी थे। वे सभी को समान अधिकार देने के समर्थक थे और यदि उन्हें समाज सुधारकों की सूची में रख लिया जाता तो समाज की दशा कब की ही बदल गई होती। विकसित वर्ग का जो प्रतिनिधित्व करते थे, वे समाज का सुधार नहीं चाहते थे और यही कारण था कि उन्होंने समाज सुधारकों की उस सूची में जो 5 नाम थे, उसमें ज्योतिबा फुले का नाम न रख करके उनके कार्यों को दबाने का प्रयास किया। तो ये था पहले प्रश्न का उत्तर। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न है कि शोषण व्यवस्था ने क्या क्या षड्यंत्र रचे और क्यों रचे? तो आप लिखेंगे कि शोषण व्यवस्था ने निम्नलिखित षड्यंत्र रचे। पहला है, 5 समाज सुधारकों की सूची में ज्योतिबा फुले का नाम शामिल नहीं किया। दूसरा है, वर्ण जाति और वर्ग व्यवस्था द्वारा दलितों का शोषण किया। तीसरा है, गरीबों से कर के रूप में प्राप्त धन उच्च वर्गीय बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया। नेक्स्ट आपको लिखना है, स्त्रियां अपने अधिकारों के लिए आवाज़ न उठाए, इसके लिए उन्होंने स्त्री शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया। नेक्स्ट आप लिखेंगे, सावित्रीबाई फुले जब पढ़ाने जाती थी तो मार्ग में खड़े लोग उन्हें गालियां देते, पत्थर फेंकते, उनके ऊपर थूकते और उनके ऊपर गोबर फेंकते थे। उसके बाद आप लिखेंगे आगे कि उनके परिवार तथा समाज ने उनका बहिष्कार कर दिया, है ना। दबाव में आकर के उनके परिवार ने भी दोनों पति पत्नी जो है वो ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को घर से निकाल दिया। और आगे लिखेंगे, उनके सामाजिक कार्यों को रोकने के लिए अनेक प्रकार के रोड़े अटकाए गए और वे ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के मिशन को विफल करना चाहते थे। तो ये सारे काम उन्होंने किए और क्यों किए? कारण क्या था? क्योंकि वो इनका जो मिशन था, है ना, स्त्री शिक्षा को बढ़ाना, दलितों के लिए आवाज़ उठाना, इस मिशन को विफल करना चाहते थे, इसलिए इन लोगों ने ये सब कुछ किया था। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, ज्योतिबा फुले द्वारा प्रतिपादित आदर्श परिवार क्या आपके विचारों के आदर्श परिवार से मेल खाता है? पक्ष विपक्ष में अपने उत्तर दीजिए। तो अब आपको यहाँ पर अपने विचार व्यक्त करने हैं। तो आप लिखेंगे, पक्ष में लिख सकते हैं, विपक्ष में लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों अभी आपको इसका जवाब देना है और आप अपने स्तर पर इसमें और परिवर्तन कर सकते हैं। आप लिखेंगे कि आदर्श परिवार की यह सुंदर कल्पना है जो ज्योतिबा फुले ने व्यक्त की है। यदि हर समाज के लोग एक ही परिवार में रहेंगे, जैसा कि कहते हैं ना, अलग अलग धर्मों के पिता अलग धर्म से, माँ अलग धर्म से, बहन अलग धर्म से, भाई अलग धर्म से, बहू अलग धर्म से, तो इस तरीके से वो जो अलग अलग धर्मों के लोग एक ही परिवार में रखने की बात करते हैं ज्योतिबा फुले, तो इससे क्या होगा कि जीवन स्वर्ग के समान बन जाएगा। जब सभी धर्मों के लोग एक साथ रहेंगे तो किसी प्रकार का जो वो किसी प्रकार का वैमनस्य नहीं रहेगा, किसी प्रकार की जो है वो विरोधाभासी स्थिति नहीं रहेगी। सभी धर्मों को मानने वाले एक साथ होंगे और मतभेद की स्थिति आएगी ही नहीं। इस तरह परिवार ही नहीं, समाज और देश एकजुट हो जाएंगे, जीवन आनंदमय हो जाएगा। हर धर्म के संस्कार बच्चे को एक ही स्थान पर मिलेंगे और इससे धार्मिक सहिष्णुता बढ़ेगी और असहिष्णुता समाप्त हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि ज्योतिबा फुले के आदर्श परिवार की कल्पना एक बहुत ही अच्छी कल्पना है।
आप इसके विपक्ष में लिख सकते हैं कि ज्योतिबा फुले द्वारा प्रतिपादित आदर्श परिवार मेरे विचारों से और मेरे आदर्श परिवार से मेल नहीं खाता। सैद्धांतिक तौर पर तो हम कह सकते हैं कि ये जो है वो ठीक है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर यह संभव नहीं है। मैं परिवार को धर्म के रूप में नहीं देखता हूँ। ज्योतिबा फुले द्वारा जो आदर्श परिवार की कल्पना की गई है वह पूरे संसार को एक छत के नीचे लाने के लिए की गई है, लेकिन हर परिवार में ऐसा करना संभव नहीं है। परिवार में जो विद्यमान लोग होंगे, अलग अलग जो लोग, जैसा कि ज्योतिबा फुले ने अपने विचार अभिव्यक्त किए हैं, तो परिवार में विद्यमान लोगों में आपसी प्रेम, एकता, आपसी समझ, समन्वय की भावना, परिस्थितियों में दृढ़ता का भाव इत्यादि होना चाहिए। अगर ये चीज़ें नहीं है ना, यदि किसी परिवार के मध्य ये ऐसी चीज़ें नहीं हैं तो वह आदर्श परिवार नहीं कहला सकता। परिवार का आदर्श रूप अलग अलग धर्म को मानने में नहीं है, हर प्रकार की परिस्थिति में एक दूसरे के साथ रहने में और एक दूसरे को समझने में है। तो इस तरीके से हम इसके पक्ष और विपक्ष में अपना मत रख सकते हैं। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न, स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने के लिए ज्योतिबा फुले के अनुसार क्या क्या होना चाहिए। स्त्री शिक्षा के बारे में उन्होंने क्या क्या बातें कही है। तो आप लिखेंगे कि स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने के लिए ज्योतिबा फुले के अनुसार निम्नलिखित बातों का होना आवश्यक है। पहला लिखेंगे, पॉइंट वाइज इस तरीके से लिखेंगे। पहला कि स्त्रियों को पुरुषों के समान जीने का अधिकार और स्वतंत्रता पूर्वक रहने का अधिकार देना चाहिए। दूसरा है स्त्रियों के अधिकार पुरुषों के समान ही होने चाहिए। आप नेक्स्ट लिखेंगे कि स्त्रियों को पुरुषों के समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। आगे लिखेंगे कि विवाह के समय बोले जाने वाले मंत्रों में ब्राह्मणों का स्थान समाप्त हो जाना चाहिए और ऐसे वचन बुलवाए जाने चाहिए जिसमें दोनों के अधिकार हो और वो दोनों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ऐसे वचनों को कोई स्थान नहीं देना चाहिए जिसमें पुरुष को मनमानी करने के अधिकार मिले और स्त्री को गुलामी का। नेक्स्ट है पांचवा प्रश्न। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि अगर आप हमारे इन सभी वीडियोस की पीडीएफ चाहते हैं चैप्टर वाइज, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए। हमारा ऐप है एजुकेशन राइज, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। और आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस लिंक पर क्लिक करके भी आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर हमने क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज अलग अलग कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं। उस कोर्स के अंदर जो चैप्टर वाइज हमने जो चैप्टर्स बनाए हैं, उस चैप्टर में आपको उस रिलेटेड चैप्टर की पीडीएफ जो वो मिल जाएगी। वहाँ पर आपको नोट्स भी मिलेंगे, उसके अलावा आपको वहाँ पर प्रश्न आंसर भी मिलेंगे। ऑनलाइन आपको जो टेस्ट होते हैं, ऑनलाइन टेस्ट देने की सुविधा भी मिलेगी और इसके अलावा आपको वहाँ पर वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे। कंप्लीट सिलेबस जो है वो आपको वहाँ पर मिलेगा। तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। एजुकेशन राइज नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है और उस टेलीग्राम चैनल में एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, नोटिफिकेशन होते हैं और हमारी पीडीएफ है वो वहाँ पर आपको मिलेगी। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 5, सावित्रीबाई के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन किस प्रकार आए, क्रमबद्ध रूप से लिखिए। तो आप लिखेंगे कि सावित्रीबाई के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन उनके विवाह के बाद आए। विवाह से पहले हालांकि ऐसा कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया। एक बार जब वो मेला देखने गई थी, है ना, हाट बाजार जब गई थी, तो वहाँ पर कुछ मिशनरीज जो एक पेड़ के नीचे गा रहे थे, उन्हें देखते वक्त उन्हें जो है देखा तो उन्होंने एक किताब उसे जरूर दी थी और उसके बाद में जो है वो उसकी शादी हो जाती है। तो आगे हम लिखेंगे कि उनके पति ने सबसे पहले उन्हें पढ़ाना प्रारंभ किया। सबसे पहले ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी को पढ़ाया। उन्होंने मराठी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा भी लिखना पढ़ना सिखाया। इसके लिए उनके पति ज्योतिबा फुले ने मराठी और अंग्रेजी भाषाओं की शिक्षा दी थी। उसके पश्चात उन्होंने अपने साथ लाई पुस्तक को पढ़ा, जो पुस्तक उन्हें ईसाई मिशनरीज ने दी थी और उसके पिता ने उसे कूड़े में डाल दिया था। उस पुस्तक को वो बाद में अपने साथ लेके गई थी, तो उस पुस्तक को भी उसने पढ़ा। अपने पति के साथ उन्होंने पहले कन्या विद्याशाला की स्थापना की। पूरे भारतवर्ष में सबसे पहली जो कन्या पाठशाला थी उसकी स्थापना जो है वो इन्होंने की थी। नेक्स्ट आप लिखेंगे कि विद्यालय खोलने के कारण उन्हें सास और ससुर ने घर से निकाल दिया और इसके बाद तो उन्होंने शूद्र जाति के लोगों के लिए नीडर होकर कार्य करना प्रारंभ कर दिया। तो इस तरीके से सावित्रीबाई फुले के जीवन में परिवर्तन आए। नेक्स्ट लिखेंगे ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के जीवन से प्रेरित होकर आप समाज में क्या परिवर्तन करना चाहेंगे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे
कि ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई के जीवन से प्रेरित होकर के मैं समाज में स्त्रियों की दशा को सुधारने के लिए काम करना चाहूँगा। अब विशेष चीज़ जो ये थी कि उन्होंने स्त्रियों की जो दयनीय स्थिति थी, दयनीय दशा थी, उन्हें पढ़ाया नहीं जाता था, उन्हें गुलामों की तरह रखा जाता था। तो इन दोनों पति पत्नी ने एक प्राण होकर के स्त्रियों के लिए आवाज़ उठाई, स्त्रियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया और स्त्रियों की शिक्षा के लिए भारत भर में सबसे पहली कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। तो ये जो आपको यहाँ पे लिखना है कि स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए काम करना चाहूँगा। अब भी भारत के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ स्त्रियों की दशा शोचनीय है ना, उन्हें पढ़ने का मौका नहीं मिलता, उन्हें अपने अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं है, तो उन्हें अब भी शिक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः वहाँ जाकर के उन्हें शिक्षा दिलवाना चाहूँगा। इस तरह समाज में स्त्रियों की शिक्षा का प्रतिशत बढ़ाऊँगा और उनके जीवन को बेहतर बनाना चाहूँगा। अगर स्त्री शिक्षित हो गई तो अपने आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाएगी और वो जो है वो समाज में उसकी स्थिति धीरे धीरे अपने आप जो है वो अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट आप लिखेंगे 7वां प्रश्न, समाज में फूले दंपति द्वारा किए गए सुधार कार्यों का किस तरह से विरोध हुआ। तो हमने पहले ही पढ़ा है कि उनका कई प्रकार से विरोध किया गया था। लिखेंगे कि समाज में फूले दंपति द्वारा किए गए समाज सुधारों का निम्नलिखित तरीके से विरोध हुआ था। सबसे पहले तो उनके परिवार और समाज ने उनका बहिष्कार कर दिया और दोनों पति पत्नियों को घर से निकाल दिया था। उनके बाहर निकलने पर लोगों द्वारा उनको गालियां दी जाती, उन पर थूका जाता, उन पर पत्थर फेंके जाते और उन पर गोबर फेंका जाता था। तो इस तरीके से उन्हें प्रताड़ित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है 8वां, उनका दाम्पत्य जीवन किस प्रकार आधुनिक दंपतियों को प्रेरणा प्रदान करता है ना। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के दाम्पत्य जीवन से क्या प्रेरणा मिलती है, हमें इस बारे में लिखना है। तो आप लिखेंगे इसका उत्तर कि आज के समय में दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों पर झगड़े और क्लेश हो जाते हैं और दाम्पत्य जीवन जो है वो खतरे में पड़ जाता है, परिवार बिखर जाता है, साथ मिलकर चलना तो कठिन हो जाता है, अहंकार की भावना रिश्तों के मध्य दीवार बन जाती है ना, दोनों एक दूसरे को बर्बाद करने पर तुल जाते हैं। लेकिन जब हम ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को देखते हैं तो उनसे प्रेरणा मिलती है, क्योंकि दोनों एक प्राण होकर के जीवन की हर परिस्थिति से मुकाबला करते हैं और हमेशा दूसरों के लिए काम करते हैं। हमें अपने जीवन साथी के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलना चाहिए, एक दूसरे के सपनों को अपना बना लेना चाहिए, यानी और इसी तरीके से हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। जीवन की डगर में आने वाली कठिनाइयों को एक होकर झेलना चाहिए, एक दूसरे पर अटूट विश्वास करना चाहिए, एक दूसरे की कमी को बताने के स्थान पर उस कमी को हटाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये प्रेरणा हमें पति पत्नी से मिलती है। नेक्स्ट 9वां प्रश्न है, ज्योतिबा फुले ने किस प्रकार की मानसिकता पर प्रहार किया और ऐसा क्यों किया उन्होंने। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे कि ज्योतिबा फुले ने हमारे ब्राह्मण समाज में व्याप्त जो रूढ़िवादी सोच थी और स्वयं को श्रेष्ठ जाति घोषित करने की उनकी जो मानसिकता थी उस पर प्रहार किया था। वे जानते थे कि ब्राह्मण समाज ने जानबूझ करके इस प्रकार की सोच विकसित कर रखी है। इस प्रकार वे समाज में शूद्रों और महिलाओं के अधिकारों का क्षरण करके उन्हें गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। ज्योतिबा फुले ने यह स्वीकार नहीं किया, अतः उन्होंने इसका जमकर विरोध किया था। नेक्स्ट प्रश्न है 10वां, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर 2 पंक्तियाँ हैं। पहली तो ये है कि सच का सवेरा होते ही वेद डूब गए, विद्या शूद्रों के घर चली गई, भूदेव शर्मा गए। इस पंक्ति का आपको इसको समझाना है, इसका आशय स्पष्ट करना है। तो आप लिखेंगे कि ज्योतिबा फुले कहते हैं कि जब से शूद्र जाति वाले लोगों ने शिक्षा के महत्व को समझ करके शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ किया है, तब से ब्राह्मण समाज का अंत आ गया है। वेदों के नाम पर इन्होंने समाज के अन्य लोगों को दबा करके रखा, लेकिन आज स्थिति बदल गई है। अब वेदों का महत्व समाप्त हो गया है। शूद्रों के पास ज्ञान की शक्ति देख करके ब्राह्मण समाज लज्जित हो गया है। जिसमें इतने वर्षों से उन्होंने अपने अधिकार बनाए रखा था, अब वह उनका नहीं रहा है। शिक्षा का अधिकार सबके लिए है और अब सबका फ़ायदा, अब सभी इस शिक्षा व्यवस्था का फ़ायदा उठा रहे हैं।
नेक्स्ट है, इस शोषण व्यवस्था के खिलाफ दलितों के अलावा स्त्रियों को भी आंदोलन करना चाहिए, इसके बारे में आप बताइए। तो आप लिखेंगे कि ज्योतिबा फुले कहते हैं कि सदियों से ब्राह्मण समाज ने शूद्रों के साथ साथ स्त्रियों का भी शोषण किया है। उन्होंने स्त्रियों को कभी सिर नहीं उठाने दिया। अब अगर स्त्री शिक्षित ही नहीं होगी तो उसे अपने अधिकारों के बारे में अपने स्वयं के बारे में कुछ जो है वो जानने का मौका ही नहीं मिलेगा। पत्नी धर्म के नाम पर उन्हें गुलाम बना करके रखा। अतः शूद्रों के अतिरिक्त स्त्रियों को भी अपने अधिकारों के लिए ब्राह्मण समाज द्वारा फैलाई गई कुरीतियों का विरोध करना चाहिए। वे तभी अपने अधिकारों को पा सकेंगी। तो दोस्तों ये तो पहला भाग था जिसमें हमने ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आंसर किए हैं और मैं आशा करता हूँ आपको ज़रूर समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए और नेक्स्ट चैप्टर हम जल्दी लेकर के उसके प्रश्न उत्तर, उसके नोट्स लेकर के उपलब्ध होंगे। तो आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, एग्जाम तक आप हमारे साथ रहेंगे। हम आपके लिए मॉडल पेपर्स की व्यवस्था भी करेंगे और लगातार एग्जाम तक आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।